चंद्रशेखर जो 1971 में कुमाऊं रेजिडेंट में भर्ती हुए थे। दो बच्चे कविता और बबीता, तब कविता जो 4 साल की थी कुल, अब बबीता 2 साल की थी। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत कुमाऊं से चंद्रशेखर मूल रूप से अल्मोड़ा के बंटी गांव के निवासी हैं। ये डहरिया का है सत्यलोक विहार। हमारे बीच कैप्टन मदन सिंह राठौर जी हैं। राठौर जी जो बिल्कुल इन्होंने इस हादसे को देखा था सर, इन्हें पूरी डिटेल मालूम है। आइए हम अब मालूम करते हैं। अब ये मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ तो वहाँ पर उस समय लेह और श्रीनगर रोड जो मार्ग है वो बंद, पूरी तरह से बंद था, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है तो ये 6 महीने के लिए पूरा बंद हो जाता है। तो बंद था तो भला पाकिस्तान वहाँ से आगे बढ़ रहा था ग्लेशियर में, तो यहाँ से हमारी देश को चाहिए था कोई ऐसी यूनिट जो कि जल्दी से पैदल जाए और वहाँ पर जल्दी से जल्दी किया गया। हम लोग यहाँ से पहले हम लोगों ने 1 महीना पूरा पहाड़ियों में चढ़ने उतरने का पूरा अभ्यास किया। उधर ही हम लोग, हमारी यूनिट खेरू में थी उस समय, तो मौका मिला तो सीधे हम लोग अपना जोजिला पहाड़ी चढ़ने के बाद फिर हम लोग दराज में उतरे। दराज में एक आध 2 दिन रेस्ट किया। उसके बाद हम बुतखरबू फिर ले पहुँचे। ले में कुछ रेस्ट किया। वहाँ से कोई भी यूनिट जो वहाँ पर थी उसने हमको थोड़ा हेल्प किया, खाना पीना 1-2 दिन वहाँ पर वहीं रुके। फिर आगे जाने के बाद हमको कुछ गाड़ियों में आगे हमको ढोया यूनिट ने। फिर आगे जाने के बाद खड़तुंगला पहाड़ी थी जो कि दुनिया का सबसे ऊंची रोड है, तो वहाँ पर से 18,000 की हाइट में हो, 18,000 कुछ है। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने पार पहाड़ी में चलना मुश्किल था, तो हम लोगों ने वहाँ जब नीचे उतरने लगे वहाँ पर से खड़तुंगला से, तो हमने अपने जो पीछे के बैग थे हमारे पिट्ठू टाइप के बैग, वो स्लीपिंग बैग में बधा होता पूरा सामान और हथियार भी था साथ में, तो हमने उनमें बैठ करके पहले उसमें बैठे और सीधे बर्फ़ में फिसलते हुए नीचे नालू में गए हम लोग। स्केटिंग टाइप में जी, स्केटिंग करते हुए उस बिस्तर के साथ ही हमने स्केटिंग किया। नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद फिर हम लोग आगे ग्लेशियर के लिए खुद आगे को रास्ता, रोड तो था वो, लेकिन बंद था पूरा रोड, तो रास्ते बनाते हुए सीधे बेस तक पहुँचे। बेस कैंप के बाद आगे जाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल था, जो कि पूरी तीखी कटिंग थी। नीचे से पानी निकल रहा था, वो भी जो बोलते हैं चाइना की शोक और नदी वहीं से निकलती है। तो वहाँ से जब आगे निकले फिर हम लोगों ने रस्ते से कहीं काट कूट के सीधे आगे, तो फिर हम लोगों के ये एक सेक्शन आगे फिर उनका राशन पीछे वाला ढोता रहे। इस किस्म से हम आगे बढ़ते रहे। रेकी करने के लिए हमारी पेट्रोलिंगें जाती, जो कि पूरी तीखी कटिंग थी। नीचे से पानी निकल रहा था, वो भी जो बोलते हैं चाइना की शोक और नदी वहीं से निकलती है। जब आगे निकले फिर हम लोगों ने रस्ते से कहीं काट कूट के सीधे आगे, तो फिर हम लोगों के ये एक सेक्शन आगे फिर उनका राशन पीछे वाला ढोता रहे। इस किस्म से हम आगे बढ़ते रहे। रेकी करने के लिए हमारी पेट्रोलिंगें जाती थी। ये जब हमारी पेट्रोल एग्जैक्ट टाइम तो किसी को भी पता नहीं है, एग्जैक्ट टाइम तो उसका कोई भी नहीं बता सकता है क्योंकि किस टाइम पर दबे, लेकिन तकरीबन ये लोग संध्या का समय था, वहाँ पर आराम कर रहे थे। चाय बना रहे थे कि थके हुए थे, तो थोड़ी रेस्ट करने के लिए वहाँ पर जब चाय पानी बना रहे थे, तो ये लोग थोड़ा सा देर आराम करने के लिए, तो पता भी नहीं लगा कि कब हिमस्खलन इनके ऊपर आ गया। और ये पूरी की पूरी, उसमें अगर एक आदमी भी अगर जीवित होता तो पता। 20 लोग थे करीब? नहीं, एक ऑफिसर और 18 अदर रैंक्स थे। 19 थे। और 20वां तो हमारा करबास में गया था। 20वां जवान जो था वो करबास का था। जो ये पेट्रोलिंग में एक ऑफिसर और 19 जवान थे। और पूरे के पूरे तो दबने की सूचना 1 आध घंटे बाद मिली या अगले दिन पता? नहीं, दबने की सूचना जब उनसे लिंक किया गया, कम्युनिकेशन रेडियो सेट से लिंक किया गया, तो कोई जवाब नहीं मिला। तो इस बार जब 12 घंटे हो गए जवाब नहीं मिला, तो इस पर थोड़ा पलटन को चिंता हुई। तो पलटन ने फिर उसी रूट पर, जिस रोड जो उनको रूट मिला था उस रूट पर खोजबीन किया। कम्युनिकेशन टूट गया था, 12 घंटे बाद टीम एक्टिव आई। फिर पलटन ने खोजबीन शुरू किया। खोजबीन उसी रूट पर गए, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा प्रूफ तो मिला नहीं, लेकिन जब पलटन खोजबीन करते जाते एक एसएलआर का बैरल ऊपर दिखाई दिया बर्फ़ के ऊपर, तो वहाँ पर देखा कि एसएलआर का बैरल ऊपर दिखाई दे, तो फिर वहाँ पर पता लगा कि हो सकता है यहाँ पर कहीं दब गए हो। तो फिर डिगिंग शुरू हुई वहाँ पलटन की, तो उसमें वो तो काफ़ी नीचे दब गए थे, लेकिन जो जितने निकल सकते थे उन लोगों को हम लोगों ने, जो हमारी 2-4 बॉडी 15-20 दिन के बाद वो कोशिश करते वो उतनी निकल पाई। फिर उसके बाद जैसे जैसे बर्फ़ पिघला वैसे वैसे 2 साल 4 साल 6 साल के बाद बॉडियाँ निकलती रही, लेकिन सभी का संस्कार वहीं बेस
वहीं कर दिया गया वही कर दिया, हाँ अपना ग्लेशियर के बेस में ही किया गया। और घर को खबर राठौर जी एक बात और क्लियर करिए कि 1999 के बाद ही सिस्टम चालू हुआ कि बॉडी मतलब जो भी ये जब अटल बिहारी जी हमारे जब प्रधानमंत्री बने और ये अपना लड़ाई चली कारगिल वाली, फिर उन्होंने ये बोला कि कोई भी जवान जो शहीद होता है उसका शरीर, पार्थिव शरीर जो है उसके घर पर भेजा जाए और उसका दाह संस्कार उसके परिवार वाले करें। तो तब से ये कार्रवाई चली। आज चंद्रशेखर भी इसी नियम के अनुसार आज यहाँ लाया जा रहा है, नहीं कि बाकी जवान तो हमारे वहीं पर उनको उनके परिवार को पता ही नहीं लगा क्या हुआ। अच्छा राठौर जी देखिए वो तो शहीद हो चुके हैं, अब उनकी जो संतानें बची हैं आपकी कविता और बबीता जो आज की डेट में 42 और 40 साल की हैं, उनके लिए क्या मांग है, क्या सरकार से कुछ ऐसा कुछ आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो आज फैसिलिटी है, जिन लोगों को जो शहीद को जो फैसिलिटी आज मिलती है, उन्होंने क्या गुनाह किया, उनको भी वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उनको एक बार 10,000 मिल गया, एक बार 50,000 मिला, उनको कुछ मिला ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो उस समय के जो हमारे शहीद हैं उनको भी वही फैसिलिटी मिले जो आज के शहीदों को फैसिलिटी। थोड़ी देर में अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं, आप लोग कुछ मांग रखने वाले हैं क्या उनसे? हम पुष्कर सिंह धामी जी वो हमारे अपने क्षेत्र से हैं और अपने उत्तराखंड से हैं, तो हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो उस समय के जो शहीद लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल पाया, तो उनको आर्थिक तौर पर कुछ ना कुछ उनको मदद मिले, जिससे कि वो अपने परिवार जो उनका अच्छी तरह से उभर नहीं पाया तो वो कुछ तो उनको राहत मिले। अच्छा आप उस टीम के लीडर थे उस समय जब? लीडर मैं भी एक पुंडीर थे सर? जी हाँ वहाँ हाँ लेफ्टिनेंट पुंडी वो उस टोली पेट्रोलिंग जो टोली थी उसके लीडर वो थे लेफ्टिनेंट PS पुंडी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।